हेलो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अगेन आवर चैनल। आज है 1 फरवरी और हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे यानी कि हमारा बजट आ चुका है। इस साल 2026-27 का बजट गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे रख दिया है और आज हम देखते हैं इसके कुछ की फीचर्स, यानी थोड़े से डिटेल में, थोड़े से शॉर्ट में आखिरकार समझते हैं कि ये बजट है क्या, इसमें क्या क्या कहा गया है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च होगा, कितने क्या क्या इंक्रीज हुआ है, जीडीपी वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये बजट हमारे संविधान में मेंशन है? क्या संविधान कहता है कि हाँ हमें हर साल बजट निकालना चाहिए? तो नहीं, संविधान में वर्ड बजट नहीं मेंशन है। इस बजट को किसके नाम से बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट किस नाम से दिया गया है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के नाम से ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और अगर आपसे कोई पूछे किस आर्टिकल में, तो इट इज अंडर द आर्टिकल 112। 112 आर्टिकल के अंदर बजट की बात होती है और बजट नाम नहीं लिखा है वहाँ पे। क्या नाम लिखा है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसे मिनिस्ट्री, यहाँ तो खुद ही बजट में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिलीज करती है, बनाती है। और उसके अंदर भी एक बजट डिवीजन होता है। क्या होता है? एक बजट डिवीजन होता है जो बजट को बनाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे बजट की, तो इस बार बजट में विकसित भारत की बात हुई है। किसकी बात हुई है? विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, इसकी बात हुई है। एक्शन की हम बात करेंगे, ओवर एम्बिवलेंस, यानी हम एक्शन पे ध्यान देंगे। हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे, यानी ये नहीं कि जो पुरानी चीज़ें जिसके वजह से कुछ खराब हुआ है, हमारे पिछले साल देश में कुछ चीज़ें खराब हुई है, उसमें हम रिफॉर्म की बात करेंगे। और साथ ही साथ हम पीपल की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। हमारे पास जो असेट है, जो हमारे लोग हैं, जो बहुत स्किल्ड हो सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, हम उनके बारे में इस बार में बात करने वाले हैं हमारे इस साल में। एम क्या है? ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशंस इनटू अचीवमेंट। एस्पिरेशंस यानी जो हमारी एस्पिरेशंस है, जो हम चाहते हैं, इच्छाएं हैं, उसे हमें इस बार अचीव करना है। और पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, यानी हमें अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हाई ग्रोथ रेट, हम किस किस चीज़ में हमारी इस साल ग्रोथ रेट की बात की गई है। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई है। क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंस की बात की गई है कि वो कम हुआ है। आपकी फिस्कल प्रूडेंस है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये सब आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से कि आखिर ये सारी चीजें होती क्या है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं बजट में इस साल, आप सब अगर बजट का एनालिसिस देख रहे होगे, यानी आप देख रहे होगे, लाइव देख रहे होगे बजट को, तो आप सब ने सबसे ज्यादा सुना होगा जो वर्ड इस बार बजट में यूज किया गया है, दैट इज योर कर्तव्य। किसकी बात की गई है? कर्तव्य की। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हमारा एम है टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज। इस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे इस साल कर्तव्य की बात सबसे ज्यादा की गई है। और कर्तव्य तीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 चीज बोली है, 3 कर्तव्य की बात की है। पहला है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले किसकी बात की गई है? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। दूसरा है फुलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी लोगों की इच्छाओं के बारे में, लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में बात की गई है। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, सबका साथ सबका विकास की बात की गई है। यानी इस साल हम हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक चीज को इक्वल नजर से देखेंगे। सबका साथ और सबके विकास की बात की गई है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें आप प्रोडक्टिविटी को अपनी बढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हम अपने ग्लोबल लेवल पे अपने इंडिया को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। अगर हम लोगों की बात करते हैं, लोगों की इच्छाएं, एस्पिरेशंस पूर्ति की बात करते हैं, तो इस साल हम लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे। और आपने देखा होगा स्किल इंडिया मिशन, और बहुत सारे लोगों को स्किल करना, लोगों को और एडवांस करना, ताकि हम अपने देश के लिए एक अच्छा पॉपुलेशन क्रिएट कर पाए। और थर्ड, अगर हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये एंश्योर किया जाएगा कि हर एक फैमिली, हर एक कम्युनिटी, हर एक रीजन, हर एक सेक्टर में सारे रिसोर्सेस, सारी सुविधाएं, सारी अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर ढंग से पहुंचे। कोई भी किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम, किसी भी चीज से अधूरा ना रह जाए, सबके पास सब कुछ प्रॉपर तरीके से पहुंचे। इसको ही सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। अगर हम रिफॉर्म की बात करते हैं, रिफॉर्म मतलब होता है चेंजेस। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? तो सबसे पहले आप जानते हो इस साल
350 से ज़्यादा रिफॉर्म्स की बात की है, आपने खुद ही देखा होगा। GST 2.0 आया है, न्यू लेबर कोड्स आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो आए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस साल की बजट में है वो है हाई लेवल कमिटीज़ की बात की गई है। किसकी? हाई लेवल कमिटीज़, यानी अब हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए एक बड़ी लेवल की कमिटी को फॉर्म किया गया है, इसके फॉर्म किया जाएगा, इसकी बात यहाँ पे हुई है। अगर हम देखते हैं पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस किस पिलर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 पिलर्स की बात की गई है। फर्स्ट वन इज योर सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और सस्टेनिंग का मतलब है कि बिना अपना नुकसान किए किस तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटिंग द फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ की यहाँ पे भी बात की गई है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे आप ध्यान दोगे इस साल के बजट में लोगों के बारे में, लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में बहुत ज्यादा बात की गई है। अगर आप फोर्थ टर्म देखते हैं तो दिट इज योर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात की गई है। और फिफ्थ है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, किस तरह से अब जानते हो हमारी इकोनॉमी में बिजनेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है और हमारी गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि कितने लोग बिजनेस पे आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेट कर सके, कर्ज देना, लोन देना, सब कुछ देना, ये सब गवर्नमेंट करती है, तो इसकी भी बात की गई है। और लास्ट में बात की गई है हमारे फिस्कल मैटर्स की, तो ये सब चलिए हम बहुत डिटेल में इस पूरे एनालिसिस में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बात की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आप याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इस टाइम पे चल रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्रिएट करेंगे अपने देश में, है ना, मेक इन इंडिया, कितना ज़्यादा हम क्रिएट करते हैं, इसकी बात होती है कि हम कितना ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे तो बायो फार्मा शक्ति मिशन की बात हुई है। आखिर ये है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें है क्या, तो इसमें बायोसिमिलर मेडिसिन की बात की गई है कि बायोसिमिलर मेडिसिन को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। बायोसिमिलर मेडिसिन आखिर होती क्या है? एक होती है जेनेरिक मेडिसिन, एक होती है बायोसिमिलर मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन वो होती है जिसका एकदम सब कुछ सेम रहता है, एग्जैक्ट कॉपी आप जिसे कह सकते हो। लेकिन जो बायोसिमिलर मेडिसिन है वो काफी हद तक सेम रहती है, बट एकदम एग्जैक्ट कॉपी इसकी नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ हम सेमीकंडक्टर मिशन की बात करते हैं। आप याद रखिएगा इस साल के बजट में भी बात हुई है, इकोनॉमिक सर्वे में भी बात हुई है और देश के हालातों को, कंडीशंस को देख करके भी ये सबको अंदाज लग गया है कि सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन समाज आ रहा है, AI की बातें हो रही है और सारी चीजों के लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो इस साल हमारा बजट कहता है कि हम सभी कंडक्टर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। यहां तक कि आप देख लीजिए यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बात की गई है। हाई टेक टूल रूम्स इन CPSCs में हाई टेक रूम्स की बात की गई है, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन आप देख सकते हो। यहाँ पे टेक्सटाइल्स की भी बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखना चाहो तो इस साल अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स की बात की गई है कि स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती है उसे भी हम अफोर्डेबल बनाएंगे। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की बात की गई है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहला नंबर आप याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, या इस साल क्या हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, बट इस साल का बजट में इसकी काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। टैक्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years टू नॉन रेसिडेंट्स प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट और टूलिंग टू एनी टूल मैन्युफैक्चरर इन अ बॉन्डेड जोन, यानी कि जो भी लोग नॉन रेसिडेंट्स हैं उन्हें 5 साल के लिए इनकम टैक्स से यहाँ पे चीज़ें एग्जेम्पशन है, छुटकारा दिया गया है। प्रोविजंस ऑफ सेफ हार्बर की यहाँ पे बात की गई है, ड्यूटी पेमेंट की बात की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं किस तरह से क्रिएट करेंगे। इंक्रीज द लिमिट फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड इनपुट्स यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग सी फूड प्रोडक्ट्स, किसकी बात की गई है, सी फूड प्रोडक्ट्स को जो प्रोसेस करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें करंट अभी 1% को हमने
3% कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है, इंक्रीज हो गया है। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की बात की गई है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर आप अपनी, जैसे आपको कोई भी इंडस्ट्री डाली हो, लाइक आपको मैन्युफैक्चर, आपको जूते बनाने हो, ठीक है, लाइक आपको क्या बनाने हैं, शूज़ बनाने हैं, तो आपको इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी उसको आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, उस पर ड्यूटी को हटा दिया जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मंगा पाओ। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मंगा करके क्या होगा, जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल्स आएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी कंपनी को या फिर इंडस्ट्री को बढ़ा पाओगे और अच्छा चीज़ें कर पाओगे। तो यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर, ये सारी चीज़ों की बात हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि भी अगर हम बात करते हैं, जो आपका एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं, रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, उससे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है, बहुत ज़्यादा कम किया गया है या फिर हटाया गया है। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो कि मैन्युफैक्चर सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया है, हमने अपना जो ड्यूटी टैक्स होता है उसको काफ़ी लेवल पे बहुत सारी चीज़ों से बहुत कम कर दिया, कई चीज़ों से तो हटा भी दिया है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका कोई भाई, अगर मैं मान लो 5 रुपए का सामान भेजती हूँ, उसमें 2 रुपए का टैक्स लग जाता है, तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 7 रुपए। बट अब वो 5 ही रुपए रहेगी, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, टैक्स नहीं लग रहा है, यानी ड्यूटी नहीं लग रही है, इसकी बात है। अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं, तो अगर जब भी हम मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा उठ करके जो टॉपिक आता है वो आती है हमारी MSME। किसकी बात आती है, MSME। MSME होती क्या है, ये होती है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है हमारी, उसको हम MSMEs बोलते हैं। MSMEs के बारे में क्या क्या यहाँ पे बात हुई है, अगर सबसे पहले हम देखते हैं MSME की बात यहाँ पे हुई है, यानी आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। M डिनोट्स द माइक्रो, S डिनोट्स द स्मॉल, M डिनोट्स द मीडियम एंड E से क्या होता है, इंटरप्राइज, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। और इससे किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी कंपनी माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है, इसकी हम कैसे बात करते हैं, हम बात करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर मान लो 25 लाख करोड़ से कम है, ठीक है, या 25 करोड़ से कम है, और उसका जो टर्नओवर है वो एक 100 करोड़ से कम है, तो उसको हम मीडियम में रखेंगे या स्मॉल में रखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें एक डेफिनेट जो है गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें तो इस साल बात किया गया है कि 10,000 करोड़ जो फंड है वो SME को, यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। इतना ज़्यादा फंड, सोचो 10,000 करोड़ का फंड यहाँ पे दिया गया है। और सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की गई है। सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हिंदी में अगर हम सही शब्दों में बोले तो आत्मनिर्भर होने की, आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये तो आप देखते हो कॉर्पोरेट विड्रास की बात कई बार हमारी गवर्नमेंट करती है, कई बार इन सारी चीज़ों की बात करती है। और लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स क्या होता है आपका, ट्रेड्स होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो डिस्काउंट मिलता है, यानी जैसे मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, अब मैं उसको आपको तुरंत पे नहीं करूंगी, मैंने कहा ठीक है जब मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा तब मैं आपको पे करूंगी। तो क्या जब तक मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तब तक आप बैठे रहोगे, नहीं, आपको आगे भी तो चीज़ें बनानी है, आगे भी तो चीज़ें करनी है, तो उसके लिए एक डिस्काउंटिंग का प्रोविजन होता है कि आपको भी कुछ पैसे मिल जाए, मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को और गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप इंडस्ट्रीज लगाओ, हम ट्रेड्स को कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस सेक्टर। किसकी बात करेंगे हम, सर्विस सेक्टर की बात करेंगे। सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। इंडिया की जो है वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से इंडिया जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने में काफ़ी आगे रहता है, यानी हम सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज की बात यहाँ पे की गई है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये फॉर्म होगी, इसकी बात यहाँ पे की गई है, जो सर्विस सेक्टर को बढ़ाएगा और एक विकसित भारत की तरफ लेकर के जाएगा। और जो सेकंड एस्पेक्ट है उसकी बात की गई है हेल्थ की। किसकी बात की गई है, हेल्थ की बात की गई है। आप देख सकते हो ये चारों चीज़ें हेल्थ से ही रिलेटेड है। दैट इज योर हेल्थ का टॉपिक, केयर इकोसिस्टम का टॉपिक, मेडिकल टूरिज्म का टॉपिक और आयुष का टॉपिक। हेल्थ मतलब आप जानते हो, हेल्थ का मतलब
एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को यहाँ पे रखा गया, सिलेक्ट किया जाएगा। केयर इकोसिस्टम का मतलब होता है जो हमारी एजड पॉपुलेशन है, जो थोड़ी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, उसको अब किस तरह से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हमारी कंट्री में क्या क्या है इसके बारे में बात की गई है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि जो फॉरेन कंट्री से लोग हमारी कंट्री में आते हैं इलाज करवाने के लिए, उनको हम कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। भाई जब कोई हमारी कंट्री में आएगा, कोई हमारी कंट्री में इलाज करवाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सीधी सीधी बात है ना। और आप सब जानते हो कि कोविड के बाद आयुष की डिमांड या फिर उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री में, ये हम सबको समझ में आ गया है। 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज एंड ड्रग टेस्टिंग लैब्स फॉर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम एंड अपग्रेडिंग द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। यानी 3 नए इंस्टीट्यूट्स या फिर सेंटर्स फार्मेसीज बनाई जाएंगी, यानी मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है। अब बात आती है हमारी ऑरेंज इकोनॉमी की, यानी हमें बैठ करके ऑरेंज नहीं खाना है इस इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी आपके जैसे लोग जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनकी बात होती है ऑरेंज इकोनॉमी से। यानी गवर्नमेंट को ये पता है कि आने वाले समय में जो कंटेंट क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा GDP में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में रोल करेगा अपना। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि कंटेंट क्रिएटर लैब्स को बनाए जाएंगे। लगभग 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में लैब को क्रिएट किया जाएगा। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइंस को बनाने की बात की गई है। और गवर्नमेंट ने इस बार स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया है, बोला है कि खेलो इंडिया मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे, कोचिंग्स देंगे, ट्रेनिंग सेंटर देंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करवाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। खेलो इंडिया मिशन को उन्होंने कहा है कि एक तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, हमारी फॉरेन मतलब जो ग्लोबल लेवल पे हमारी डिग्निटी है उसको भी बढ़ाएगा, और तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये हमारे GDP पे भी हेल्पफुल होगा। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स को बनाने की बात की गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ हायर एजुकेशन ले सके। और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात है। अगर टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कई ऐसी कंट्रीज़ है जिनका पूरा जो कहते हैं पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म पे बेस्ड है। टूरिज्म का क्या मतलब होता है कि जो बाहर से दूसरे लोग हमारे देश में आते हैं, हमारे देश को देखने, समझने, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने, तो क्या होता है हमारे देश की इकोनॉमी को तो बढ़ाता है ना, पैसे हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो टूरिज्म को इस बार बढ़ाने की बात की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को बनाने की बात की गई है। पायलट स्कीम फॉर अप स्किलिंग 10,000 गाइड्स को अप स्किल करने की बात की गई। गाइड्स कौन होते हैं? जो आते हैं फॉरेन से लोग आते हैं, उनको जो गाइड करते हैं कि चलिए ये दिखाते, चलिए ये दिखाते इंडिया में, उन्हें हम गाइड बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ये देख सकते हो किन किन चीज़ों को। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बढ़ाने की बात की गई है। डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स को बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अगर हम एक बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की गई है। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है कि ये नहीं कि हाँ भाई इतना टूरिज्म बढ़ा दो कि इतने लोग आ जाए कि सब गंदा हो जाए, हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो जाए, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे सब खराब हो जाए। गवर्नमेंट का नहीं, हम टूरिज्म को तो इंक्रीज करेंगे लेकिन सस्टेनेबल तरीके से इंक्रीज करेंगे, यानी ऐसे तरीके से कि हमारा इन्वायरमेंट भी खराब ना हो। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स थे जो हमने देख लिए। अब बात आती है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की। किसकी बात करते हैं हम? फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें भी कहा गया है कि एक हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन होगा। किसके लिए? बैंकिंग के लिए। इंसेंटिव ऑफ 100 करोड़ फॉर सिंगल इंश्योरेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ मोर दैन 1,000 करोड़। इसकी बात यानी अमृत स्कीम की यहाँ पे बात की गई है। रीस्ट्रक्चरिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या कहते हैं, हमारी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और ज़्यादा अच्छा किया जाएगा। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की बनाने की बात की गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हम टैक्स प्रपोजल्स की बात करते हैं तो जो आपके STT है, क्या है आपकी, एक सेकेंड,
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा एसटीटी है यानी कि हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है। तो फ्यूचर्स पे जो इस एसटीटी को है उसे 0.02% से बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है, और जो बाकी ऑप्शन है ऑप्शन प्रीमियम और इस सब पे जो एसटीटी है उसे 0.15% कर दिया गया है। पहले ये 0.1% या 0.125% रहता था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, यानी गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ है कि फार्मर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पे। तो उन्होंने फार्मर्स की यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहला डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स इसको भी इंक्रीज़ करने की बात की गई है। एनिमल हस्बेंड्री कहा गया है कि इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके लिए हम स्कीम्स बनाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? पशुपालन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। साथ ही साथ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जो होता है, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर यानी जिससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे आपका कैशू हो गया या आपने लिखा है कैशू है, कोका है, इन सब का कोकोनट है, इन सब का जो प्रोडक्शन और चीज़ें होती है उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई है। फिशरीज़ की बात की गई है, यानी मछली की बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से उससे पैसे कमा सकते हैं। कैशू और कोका की बात की गई है। सैंडलवुड पे फोकस किया गया है, ठीक है, आपकी चंदन की लकड़ी पे। और भारत विस्तार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? भारत विस्तार मिशन की बात की गई है। इसका मतलब है कि एआई का यूज़ करना एग्रीकल्चर में। किसका यूज़ करना? एआई का। आप कहोगे भाई एग्रीकल्चर में हम कैसे एआई का यूज़ करें? क्या आप बैठकर प्रॉम्प्ट लिखें कि हे एआई, हे चैट जीपीटी मुझे बताओ? नहीं, एआई जितना आप समझते हो उससे बहुत ब्रॉड है एआई। तो जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर हम अपने खेतों में एआई को इंस्टॉल कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि हमारी फसलों को क्या बीमारी हुई है, ये एआई से पूछ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम और आप सोच भी नहीं सकते, उतना आगे हमारा एआई जा चुका है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं हम? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की ये कॉन्टिन्यूसली बात करती है। आप देख सकते हो कि फिस्कल आपके ईयर 2015 में जो 2 लाख करोड़ आप पब्लिक कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कितना हमने कैपिटल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, इसे हम कैपेक्स बोलते हैं। तो जो 2 लाख करोड़ था वो बढ़ के 12.2 लाख करोड़ फिस्कल 27 की बात की गई है कि इसमें हम करेंगे, ठीक है। ये और बात की गई है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ की बात की गई है, उनके पॉपुलेशन की बात की गई है, उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की बात की गई है सिटीज़ को, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी स्कीम्स जो है उसकी बात की गई है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, 20 नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम की बात की गई है, सी प्लेन की बात की गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम बात करते हैं रिलेटेड टू आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सब जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? रोड्स को बनाना, हाईवे को बनाना, सीवेज को बनाना, वाटरवेज को बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। और हमारी गवर्नमेंट का कहना है और ये बात सही भी है कि जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे उतना ज़्यादा फ्यूचर में हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। किसकी बात करते हैं हम? एनर्जी की अगर बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो स्कीम टू अडॉप्ट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS, इसकी बात हुई है। इसको हमें क्या कहते हैं? अडॉप्ट करना है। इसका मतलब है इसमें आता है जैसे आपका पावर है, स्टील है, सीमेंट है, रिफाइनरीज है, केमिकल्स है, इसकी बात करता है कि इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट आउटले है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ये तो ठीक है, नॉर्मल आपके सोलर सिस्टम्स की मतलब इसकी बात है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, उस पर इन्वेस्टमेंट करने की बात है, साथ ही साथ ये क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, उस पर इन्वेस्टमेंट करने की बात है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है कि हम 2035 तक उसे भी अचीव करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की। आप ये देख सकते हो कि लिथियम आयन सेल्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, लिथियम की बैटरीज इस टाइप पे कितनी प्रभाव पे चल रही है। एक आप चीज़ और जानते हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हाइड्रोजन पे फोकस करो कि हाइड्रोजन से किस तरह से आप व्हीकल्स को बना सकते हो, ये सारी चीज़ है। नेक्स्ट कमिंग टू अर्बनाइजेशन, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी कहते हैं ना हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हर कोई चाहेगा भाई अब बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहे जहां हमें हर कुछ मिले। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसी साल से सिटीज़ को बनाने की तैयारी करेंगे और मतलब टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज़ है उस पर फोकस किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को बनाने की बात की गई है। कहाँ कहाँ पे? पहला है मुंबई पुणे के बीच में, दूसरा है पुणे हैदराबाद के बीच में, तीसरा है हैदराबाद और बेंगलुरु, चौथा है
हैदराबाद चेन्नई, 5वां है चेन्नई बेंगलुरु, 6ठा है दिल्ली वाराणसी, 7वां है वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम्स यानी रेल कॉरिडोर्स को बनाने की अनाउंसमेंट बजट में की गई है। नेक्स्ट कमिंग टू आर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी लोगों के लिए। आपने बात की ना, हमने शुरुआत में ही देखा कि हमारा दूसरा कर्तव्य क्या है, पीपल सेंट्रिक इकोनॉमी, लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास। तो इस पे क्या क्या बात की गई है कि एक स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम को बनाने की बात की गई है। यानी केयर सिस्टम क्या होता है, जो बहुत ओल्ड एज लोग हैं उनको हम किस तरह से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की बात। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, आप सब जानते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसको हमेशा से गवर्नमेंट प्रमोट करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इस बार बजट में दिव्यांग जनों की बात की गई है कि किस तरह से हम दिव्यांग जनों के साथ उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, उनको ज्यादा विकास कर सकते हैं। जो हमारे डिसेबल लोग होते हैं, दिव्यांग जन होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की गई है। दिव्यांग सहारा योजना की बात की गई है, इसको लाया जाएगा। सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लिब्स, यानी कि कई ऐसे लोग होते हैं जो चल नहीं पाते, जिनके पास पैर नहीं होते, जिनके पास हाथ नहीं होते हैं, तो आर्टिफिशियल लिब्स की यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे मशीन्स की भी बात की गई है। लाइक ऐसा होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित होकर कर मशीन्स बनाने की बात ये सब की गई है। स्ट्रेटेजिक पीएम दिव्याशा केंद्रास एज बॉर्डर रिटेलिएशन सेंटर्स, सेटिंग अप निम्हांस टू अपग्रेडिंग नेशनल मेंटल हेल्थ। याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ की भी गवर्नमेंट ने बात की है कि किस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। आखिर ये होता क्या है, यानी गवर्नमेंट पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, इसकी बात हुई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारा ड्यूटी डेफरल पीरियड होता है, ड्यूटी डेफरल पीरियड का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज़ आपने गवर्नमेंट से बाय की या कोई भी चीज़ किया, उसमें आपने तुरंत आप उसकी ड्यूटी नहीं पे करोगे, आप उसको कुछ दिन बाद पे कर सकते हो। तो जो पहले वो 15 डेज का टाइम होता था कि आप 15 दिन के अंदर उसको पे करिए, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 30 डेज कर दिया है कि आप 15 से 30 दिन कर दिया है कि उसको आप दे सकते हो। सेकेंड, अगर हम देखते हैं तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ एडवांस रूलिंग को भी बढ़ा करके 3 ईयर से 5 साल तक कर दिया गया है। इतना टाइम ये चीजें हुई है। नेक्स्ट आता है अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये आप देख सकते हो, ये सारे डेटा यहाँ पे गिवन है कि किस तरीके से, ये देखिए हमारी जो निर्मला सीतारमण जी ने इसकी भी बात की थी कि पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROIs की बात की गई थी, उनके इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, किस तरह वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, ये सारी चीज़ बात हुई थी। रिड्यूस TCS रेट को रिड्यूस करने की बात की गई, रिड्यूस TCS फॉर परसुइंग एजुकेशन एंड फॉर मेडिकल पर्पसेज अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर 5% से कम करके 2% कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें, ये सारी आपके डेटा गिवन है, जिसको आप देख सकते हो, एक बार PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इस पे आप इसको एक बार देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल मैटर्स की बात होती है। फिस्कल मैटर्स आखिर क्या है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब देखा जाए तो 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी गवर्नमेंट ने इस बजट में ही बता दिया है। ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो वर्टिकल शेयर होता है डेवल्यूशन का, वो 41% ही रखा गया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था और डिमांड आ रही थी कि 41% को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे सेम रखा गया है। ये होता क्या है, वर्टिकल शेयर होता क्या है, तो वर्टिकल शेयर का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को कितना फंड देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कितना फंड देगी, इसको हम कहते हैं वर्टिकल शेयर, जो कि कितना है 41%। यानी सरकार 41% सारे अपने टैक्सेस वगैरह सबका किसको देगी, स्टेट्स को देगी। और फिर इस 41% को स्टेट्स आपस में कैसे बांटेंगे, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। और ये किस बेसिस पे बांटेंगे, अपनी GDP के बेसिस पे, अपनी पॉपुलेशन के बेसिस पे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं। तो याद रखिएगा कि उसे 41% ही रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। सेकेंड चीज की जो हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग अ डेब्ट टू GDP रेशियो 50+1% बाय 2030। यानी सरकार ने पिछले साल जब बजट को अनाउंस किया था तो भी सरकार ने ये कहा था कि हम अपना डेब्ट टू GDP रेशियो को कम करने की बात करेंगे, अपने कर्ज को, अपने डेब्ट को कम करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये डेटा दिया है कि जो पिछले साल 56.1% था, उसको 55.6% अभी वो रिसेंटली में है। और धीरे धीरे करके अगर इसी तरह से हम चलते रहे तो हम 50%, 51% के करीब भी पहुंच जाएंगे, अपने हम उधार को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं।
ये सब चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि चार्ट पूरा गिवन है, किस हिसाब से आप देख सकते हो। एक सेकेंड, ये आपकी 2022-23 का डेटा है, ये आपके 23-24 का डेटा है, ये आपके 24-25 का डेटा है, ये आपके 25-26 का डेटा है, और ये जो हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है 26-27 का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। नेक्स्ट कमिंग टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, भाई बजट आता है, बजट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना है कि आखिर रुपी आता कहाँ से, गवर्नमेंट के पास कितना % किससे मिलता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा उधार से मिलता है, बोरोइंग्स या लाइबिलिटीज, तभी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। 24% जो पूरा पैसा है गवर्नमेंट का उसको बोरोइंग से मिलता है, 18% कॉर्पोरेट टैक्स से, 21% इनकम टैक्स से, 4% कस्टम्स से, 6% यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से, जीएसटी से 15% मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10% मिलता है, और नॉन डेब्ट कैपिटल से 2% मिलता है। और आखिर ये पैसा जाता कहाँ है ये भी आप देख सकते हो। अगर अब बात करें तो 22% स्टेट को देती है गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा कहाँ पे 22%, फाइनेंस कमीशन और अदर में 7% जाता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितना जाता है 8%। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का ही होता है, कुछ रेशियो होता है कि 40-30 का, सॉरी 40-60 का रेशियो, 50-50 का रेशियो इस तरह का होता है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जो सिर्फ पूरी सेंटर ही उसके पैसे देती है। तो ये आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट में 20% चला जाता है। सोचो जितना ज़्यादा आप उधार लोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही बात आती है यहाँ पे। सब्सिडी में 6% जाता है, और इस तरह की चीज़ें, पेंशन में 2% जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा पूरा गिवन है, कैपिटल रिसिपिट्स, रेवेन्यू रिसिपिट्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, एक्सपेंडिचर की भी बात हुई है, कैपिटल पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसकी बात हुई है, ये सारे डेटा यहाँ पे गिवन है। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की अगर आप बात करें तो ये भी यहाँ पे गिवन है कि लाख करोड़ में ये डेटा गिवन है, ये तो आप जानते ही हो कि 26.2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ट्रांसफर करने की बात की गई है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो हमें जानने की सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि किस चीज़ पे कितना खर्च किया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा, डिफेंस से भी ज़्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया जाएगा। किससे ज़्यादा? डिफेंस से भी ज़्यादा। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट दिया गया है। डिफेंस के लिए भी लगभग 5 लाख करोड़ का है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, होम अफेयर्स के लिए है, एजुकेशन के लिए है, हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, आईटी के लिए, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ये सारी चीज़ें, ये सब मेजर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग किस मिनिस्ट्री को, किस डिपार्टमेंट में कब खर्चा किया है जिसमें ज़्यादा करना चाहिए था, और किस ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें ज़्यादा खर्चा किया गया है और कब करना चाहिए था, ये आप मुझे ज़रूर से बताना। तो ये तो हमारा बजट कंप्लीट होता है, कुछ डेटा है जो हम देख लेते हैं। अगर हम भाई बजट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो हमें पैसा तो पता होना ही चाहिए कि कितना आखिर गवर्नमेंट का बजट है, ये कुछ डेटा तो हमें पता होना ही चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट का टोटल बजट है कितना, तो अप्रॉक्सीमेटली 53 लाख करोड़ का बजट है। कितना ज़्यादा, ये आपको मैं एग्जैक्ट डेटा लिखवा दे रही हूँ, बट अगर आप अप्रॉक्सीमेटली याद रखिए तो 53 लाख करोड़ का बजट आपका गवर्नमेंट का है, जिसमें से 35 लाख करोड़ आपका रेवेन्यू रिसिप्ट से मिलता है। किससे मिलता है? रेवेन्यू रिसिप्ट से मिलता है। और 18 लाख करोड़ आपका कैपिटल रिसिप्ट से मिलता है। 18 लाख करोड़ कैपिटल से और 35 लाख करोड़ आपका किससे मिलता है? लगभग है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ये आपका कैपिटल से मिलता है। और 16 लाख करोड़ आपका बोरोइंग से, किससे मिलता है? बोरोइंग से मिलता है, या फिर फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का कर्ज होता है उससे इतने पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं। और ये जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, इसी को हम बोरोइंग भी कहते हैं, इसी को हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, इसी को हम आम भाषा में उधार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बजट का एनालिसिस होता है। ये बहुत एकदम कंप्लीट एनालिसिस नहीं है, ये जो अभी हाइलाइट्स थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे कि बेसिक किन चीज़ों की बात की गई है बजट में। आगे मैं और सेशंस लाऊंगी जिसमें हम बजट को और अच्छे से और डिटेल से एक एक सेक्टर की बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस साल का बजट कैसा लगा, किस जगह पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, किस जगह पर कब खर्च करना चाहिए था, आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सही किया, गलत किया, क्या भी है वो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।